ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। संडे को सुबह सुबह हम वापस आ गए हैं सेंटर ऑफ मास पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जेईई नीट रिवीजन सीरीज है जहां पर हर वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर लेकर आऊंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा। हर एक चैप्टर में हम सारे न्यूमेरिकल टाइप्स को कवर करेंगे। मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर पे आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज या एमसीक्यू पर जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हम सारे चैप्टर्स का बना रहे हैं। इसको मैंने जेईई नीट रिवीजन सीरीज का रिवीजन है ये। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वैसे तो मैं सारी चीजें स्क्रैच से ही बता रहा हूं। आज का जो लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, उसमें मैंने सारे डेरिवेशंस इंक्लूड किए हैं। मैं जब रिवीजन लेक्चर बना था तो मुझे लगा मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख देता हूं, बट मैंने सोचा यार एज ए स्टूडेंट भी तकलीफ होती है बच्चे को अलग अलग शेप के सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन को ढूंढने में अलग अलग जगह जाकर। तो एक ही ऐसा वीडियो जहां पे सारे डेरिवेशंस आपको एक जगह मिल जाएंगे, ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आई एम 100% श्योर अगर आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा तो भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बेसिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। साथ में हम देखेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यूनिफॉर्म रॉड, सेमीसर्कुलर वायर, सेमीसर्कुलर डिस्क, हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन, ये सारे शेप्स के हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बॉडीज मोशन में है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हाउ टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास। इनफैक्ट अगर मैं सेंटर ऑफ मास क्या है मैं आपको वो पहले शुरू कर देता हूं। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सिंपल आप अज्यूम करो, सेंटर ऑफ मास मतलब कि वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर मेरे पास एक, मान लो ये एक शेप है, ठीक है, इस शेप का मैं बोल रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं इस पूरे शेप, इस पूरे मास m को अगर यहां पे कंसंट्रेट कर दूं तो सेम ही चीज होगी। मतलब ये सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे आप पूरे मास को हटा के एक जगह खाली कंसंट्रेट कर दो और कुछ बदले नहीं, कोई इक्वेशन बदले नहीं, तो वो सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ठीक है, मतलब इस मास का यहाँ, इस ब्लॉक का यहाँ पे m मास का होना या यहां पर एक मास m का बॉल होना सेम ही बात है, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आप इस पूरे मास को इससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसको हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मोशन को आसान कर देता है। मान लो आपने एक बॉल लिया और आपने बॉल को ऐसे घुमा के ऊपर भेजा तो ऐसा स्पिन होके ऊपर जा रहा है। तो अगर आप किसी बॉल के ऊपर का पार्टिकल देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन है, एक तो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से स्पाइरल भी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स मोशन होता है बॉडी का वो हमारे लिए आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं वापस से हाउ टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास। ऑलराइट, तो डिस्क है, रिंग है, उसका तो सिंपल है, जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। मान लो आपके पास दो मास है m1 m2, r1 r2, आई होप आपको पता होगा, दिस इज योर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर है RCOM। तो फॉर्मूला इज RCOM इज m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो XCOM इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सो ऑन फॉर y एंड सो ऑन फॉर z कोऑर्डिनेट। तो ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल भी है। शुरुआत करने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से ले रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको एक मास m दिया है, एक मास 2m दिया है, एक 1,0 पे है, एक 4,0 पे है। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास के m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू 1 प्लस 2m इंटू 4 अपॉन m प्लस 2m विच गिव्स यू 3। ठीक है, तो x एक्सिस में इसका 3 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 3। y में तो 0 ही होगा क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो y1 y2 दोनों 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली YCOM 0 हो जाएगा। तो 3,0 इज योर सेंटर ऑफ मास। अब देखो दो पार्टिकल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दो पार्टिकल के बीच का जो सेंटर ऑफ मास होगा
ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो अगर आप m1 से लोगे तो वो m1 से किस डिस्टेंस पे होगा, m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास, मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास आपका m2 से कितने दूरी पे होगा, m1 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको याद रखना है। और इससे अपने अब RCOM क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। जब आप m1 से गिनोगे इसको एक्सेस मानकर, सेंटर ऑफ एक्सेस मानकर, तो ये 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो m2 r अपॉन m1 प्लस m2 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे एक चीज और समझ में आता है कि ये m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2, ये बहुत काम की चीज है। दो बॉडी के बीच का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसमें हम m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 भी लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अच्छा ये कैसे लिख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, आप यहाँ पे देखो r1 ये है m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 ये है m1 r अपॉन m1 प्लस m2। आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। परफेक्ट। अब मान लो ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे ढूंढोगे, दोनों का लेंथ l है, दोनों रॉड का मास m है। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये यूनिफॉर्म मास है तो इसका बीचों बीच आएगा, इसका यूनिफॉर्म है, इसका बीचों बीच आएगा। मैंने आपको बताया है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें आप पूरे मास, पूरे ऑब्जेक्ट के मास को रिप्लेस कर दो। तो मेरे को दो सेंटर ऑफ मास मिला, एक ये एक ये, तो मैंने पूरा मास हटा दिया और सिंपली बोल दिया यहाँ पे मेरा मास m है, यहाँ पे मेरा मास m है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, l/2। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या है, l/2। तो m के बीच में अगर l/2 रहेगा तो ऑब्वियसली आपको l/4 पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो l/4 पे यहाँ पे आपको इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ρ1। अभी यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको एक लेंथ l का आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये आपका टोटल l/2 है, ठीक है, ये आपका l/2 है और ये आपका l/2 है। इसका दो अलग अलग मटेरियल है तो इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, ठीक है, ρ1 ρ2, सॉरी डेंसिटी नॉट वॉल्यूम, डेंसिटी अलग अलग है। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर बोथ द प्लेट्स, दोनों ही प्लेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है सेंटर ऑफ मास का। देखो ऑब्वियसली इस प्लेट का बीच में होगा, इस प्लेट का बीच में होगा, यहाँ से ये टोटल l/2 है, तो यहाँ पे l/4, यहाँ पे l/4, यहाँ पे l/4, यहाँ पे l/4, तो टोटल लेंथ क्या होगा, l/2, और मास क्या है, m1 और m2, मास क्या है, m1 और m2, ठीक बात। तो m1 क्या है, ρ1v, m2 क्या है, ρ2v, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ρ2 इंटू l अपॉन 2 इंटू ρ1 प्लस ρ2 प्लस l/4। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है आपका मास m1, ये है आपका मास m2, बीच में डिस्टेंस क्या, l/2। मान लो सेंटर ऑफ मास m1 से कितना दूर होगा, m2 इंटू l/2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 को मैं ρ2v इंटू l/2 अपॉन m1 प्लस m2 को मैं v कॉमन लेके ρ1 प्लस ρ2 लिख सकता हूँ। यहाँ से v से v मर जाएगा, ρ2l अपॉन 2 टाइम्स ρ1 प्लस ρ2 यहाँ पे आएगा, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, प्लस l/4। l/4 क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। फॉर प्रॉब्लम्स इन विच सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट द सेम प्लेस, ऐसी प्रॉब्लम जहां पे सेंटर ऑफ मास सेम प्लेस पे रह जाए, तो आप देखो XCOM हमको पता है, dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट समझ लो, या चेंज इन पोजीशन बोल दो, m1 dx1 प्लस m2 dx2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 0, चेंज इन पोजीशन इज 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम प्लेस, तो 0 इज इक्वल टू दिस, तो आपको क्या आएगा, m1 dx1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 dx2, ठीक है। मान लो 6 के एक क्वेश्चन देख लो, 2 kg है, 6 kg, 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे 2 मीटर गए। हाउ मच 2 kg शुड बी मूव सो दैट सेंटर ऑफ मास, मान लो पहले सेंटर ऑफ मास था, शिफ्ट टुवर्ड्स 3 मीटर राइट, ये 3 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए।
यही क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लो इसको पॉजिटिव, मान लो इसको नेगेटिव, तो अपने को क्या आएगा, और ये 3 मीटर गया है, और ये 2 किलो का है, कितना गया पता नहीं, m2 6 किलो है और 2 मीटर गया है, टोटल m1 प्लस m2 8 किलो है, तो डेल्टा x1 क्या आ गया आपका 6 मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक बात। अब आता है आपका इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर मास डेंसिटी का। किसका? लीनियर मास डेंसिटी का, जो होता है लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है? मास बाय लेंथ। लैम्बडा क्या है? मास बाय लेंथ, विच इज m बाय l। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना वजन आता है। ऐसे ही होता है सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया, और एक क्या होता है वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम मास, सरफेस मास डेंसिटी का आपका क्या आता है? अगर मैं लिखूं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये 1D एलिमेंट्स के लिए, ये 2D एलिमेंट्स के लिए, ये 3D एलिमेंट्स के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डेंसिटी। ये है लैम्बडा, ये है सिग्मा, दिस इज रो। ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। ठीक है। डीएम क्या है? छोटा सा, आपने ये आता कैसे है बेसिकली, मान लो आपने एक छोटा सा मास ले लिया, डीएम मास, एक्स दूरी पर जाके, तो एक्स इंटू डीएम क्या हो जाएगा? आपने छोटा सा मास लिया एक्स दूरी पे जाके, हम लिखते हैं ना m1 इंटू एक्स वन प्लस सो वन, तो ये क्या हो जाएगा? dm इंटू एक्स। इसका इंटीग्रल लोगे आप, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 को आप क्या लिखोगे? इंटीग्रल dm। तो ये वही फॉर्मूला है, खाली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। अब मेन स्टार्ट करते हैं हमारे सारे डेरिवेशंस को। फर्स्ट है यूनिफॉर्म रॉड, एट द एंड हमको l/2 आएगा, बट मैं आपको डेरिवेशन भी दिखा देता हूँ। मान लो x डिस्टेंस पे जाके dx x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट लिया जिसका विड्थ dx है, इसका मास dm है। ठीक है, टोटल l लेंथ का रॉड है। तो x un क्या है? इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm। dm क्या होगा? लैम्बडा dx। देखो इसका लीनियर सर्फ, हमने देखा ना यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है, लैम्बडा kg पर मीटर। तो छोटे से मास dm मास का कितना होगा? लैम्बडा इंटू dx। तो यहाँ पे आप dm को रिप्लेस कर दो, लैम्बडा dx x अपॉन अपॉन टोटल क्या आ गया? टोटल मास m। ठीक है, मान लो इसका मास m है, तो लैम्बडा बाय m कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l, सॉल्व करने पे क्या आएगा? l/2। अगर आप सेमी सर्कुलर वायर लोगे, किस क्या लोगे? सेमी सर्कुलर वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो आप थीटा एंगल गए, यहाँ पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया d थीटा विड्थ का, ठीक है, जिसका मास dm है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी? r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसका लेंथ है r d थीटा, ये एंगल d थीटा, इसका मास dm है, इसका रेडियस r है। तो dm क्या लिख सकते हो आप? लैम्बडा टाइम्स r d थीटा। ठीक है, तो y सी एम क्या आएगा? इंटीग्रल dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। तो dm क्या है? r, देखो यहाँ पे लिखा ना आपने लैम्बडा r d थीटा, तो लैम्बडा r d थीटा आपका क्या है? dm है, और y कितना है, मतलब हाइट कितना है? r साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा d थीटा अपॉन m। अब देखो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जाओगे, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपको आंसर क्या आएगा? 2r/π। यानी कि देखो नीचे से सेमी सर्कुलर वायर का 2r/π जब रहता है, नीचे से 2r/π हाइट पे आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास। अब डिस्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क में एक्चुअली क्या होता है कि जो आप छोटा सा एलिमेंट लोगे वो सेमी सर्कुलर रिंग होगा। डिस्क बनता कैसे है? बहुत सारे रिंग से, तो जब आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो एक रिंग मिलेगा। ये रिंग मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, एक हाइट r पे गया और विड्थ dr लिया, उसका मैंने ये रिंग यहाँ से काट लिया। अब देखो ये रिंग यहाँ से जब मैंने काटा, तो मेरे को रिंग का तो ऑलरेडी पता ही है ना कि 2r/π हाइट पे सेंटर ऑफ मास आता है। तो इसका देखो इसमें आपको सिग्मा लेना पड़ेगा। सिग्मा क्यों? क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो dm मास अपॉन dA, ठीक है,
डीएम अपॉन एरिया क्या है, पाई, इस छोटे का एरिया क्या आएगा, इसका एरिया, इसका एरिया आएगा। देखो पूरे का सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, तो इसका सरकमफरेंस होगा पाई आर, ठीक है, इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो अपने को डीएम मास क्या आया, पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। वेरी गुड। अब आगे देखो वाई सी ओ एम क्या, इंटीग्रल डीएम इंटू 2r/पाई, 2r/पाई क्यों, क्योंकि अपने को पता है सेंटर ऑफ मास का जो y होता है, हाइट होता है, दैट इज 2r/y, 2r/पाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ से आपने क्या किया, ओके, सिग्मा हमको पता है इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर आप पूरे रिंग का, पूरे डिस्क का देखो तो टोटल मास m है, अपॉन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो सिग्मा क्या है, 2m बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे dm की जगह आप पाई आर डी आर सिग्मा लिखोगे, तो पाई आर डी आर सिग्मा, और y की जगह क्या लिखोगे, 2r/पाई, y की जगह क्या लिखोगे, 2r/पाई। अब यहाँ पे 2 सिग्मा बाय m बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल r³/3 फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। और आपको पता है सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो m अपॉन पाई आर बाय स्क्वायर डालोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स है 4r/3 आपको मिल जाएगा। अगर हम ट्राइंगुलर लैमिना की बात करें, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगुलर है, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे नीचे से y हाइट पर, ठीक है। नीचे इसका मान लो जो हाफ ऑफ द बेस है वो r है, कैपिटल R, और ये जो लेंथ है इसको मैंने स्मॉल r ले लिया, ठीक है। ये जो आपने छोटा सा एलिमेंट निकाला है इसका मास dm है, मान लो इसका विड्थ dy है। अगर ये dy है और मैंने ये y लिया है तो ये बचा हुआ हाइट h माइनस y होगा ना, टोटल हाइट h है। तो सिग्मा क्या आएगा, टोटल मास m अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो m अपॉन एच आर, या m अपॉन आर एच, एक ही बात है। तो dm जो आप छोटा सा मास ले रहे हो वो सिग्मा टाइम्स डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हाँ, ये आपका आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। दो ट्राइंगल है आपके पास, ये देखो, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये हो गया h माइनस वाई, ये हो गया y, और टोटल हो गया h। तो दिस आप क्या लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो r अपॉन r इज इक्वल टू, ये जो r है स्मॉल r, इसका हाइट कितना है, h माइनस वाई, और ये कैपिटल R का हाइट कितना, टोटल h, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आपको स्मॉल r और बिग R का रिलेशन मिल गया। अब आपको पता है कि जो dm मास है वो सिग्मा टाइम्स ये एरिया कितना आएगा, इसका लेंथ 2r है, इसका लेंथ 2r है, और इसका विड्थ dy है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिक अगेन वही सेम फॉर्मूला रखना है, y तो y रहेगा, dm मास क्या है, सिग्मा 2r dy अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा को यहाँ पे स्मॉल r को क्या कर दिया, h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर लिख दिया, और सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली हुई है ना, m अपॉन एच आर, m अपॉन एच आर, वो सब्सटीट्यूट कर दिया। और ये सारा उसका तो बेसिक मैथ्स ही है, कट हो जाएगा, फिर एच वाई स्क्वायर, इसको आप बेसिक इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो h/3 आएगा। मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब आ जाता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर में क्या होता है, जैसे एक स्फीयर है ना, तो जब आप एक एलिमेंट लोगे, मान लो मैं थीटा डिस्टेंस पे गया और एक मैंने पॉइंट पकड़ा और मैं डी थीटा आगे बढ़ा, तो मुझे एक ये वाला पॉइंट मिलेगा, देखो ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर, ये पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिंग ही तो है ना, एक रिंग है। तो ये फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, इसमें सिग्मा क्या आएगा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। डीएम होता है सिग्मा डी, अपने को पता है। अभी ये जो स्ट्रिप बनी है इसको मैंने खोल दिया, तो देखो ये टोटल पूरा स्ट्रिंग कितना होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि ये देखो
ये जो है ये आर कॉस थीटा है, इसका रेडियस क्या है, ये स्ट्रिंग का रेडियस क्या है, आर कॉस थीटा, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका जो ये है वो आर डी थीटा है, विड्थ आर डी थीटा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो उसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डीएम आ जाएगा। अगेन वाई सी एम का ये फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो आप इसको और वाई क्या है यहाँ पे आर साइन थीटा ना, आपने जो मास लिया है वो नीचे से आर साइन थीटा ऊपर है, सेम है। अगेन बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप देख लो एंगल क्या लोगे आप, एंगल 0 से लेके 90 तक ही लोगे ना, क्योंकि आप हर एंगल में एक एक स्टेप कवर कर रहे हो, ठीक है। तो 0 से 90 यहाँ पे आपने देख सकते हो 0 से 90 लिया है हमने, और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स के बाद r/2 आ जाता है। तो बेसिकली इतनी मेहनत की और हमको r/2 आया, ठीक है। तो अगर हॉलो स्फीयर है तो नीचे से r/2 के हाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो और हैं, एक है हेमिस्फीयर और एक है सॉलिड कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में आप एक बात समझो कि जो छोटा एलिमेंट होगा वो एक हॉलो स्फीयर होगा, एक हॉलो हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर में एक मतलब बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर को बना के सॉलिड हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। और हेमिस्फीयर में हमको पता है नीचे से r/2 पे सेंटर ऑफ मास होता है, तो यहाँ पे जो y है वो क्या हो जाएगा r/2। बाकी यहाँ पे क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट है, तो रो आएगा m/v m/2/3 पाई r क्यूब, यानी कि आपको रो की वैल्यू मिल गई। dm क्या होता है रो dv, तो रो इंटू dv आपको लिखना है, छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। ये जो छोटा सा हमने क्या लिया है हॉलो हेमिस्फीयर लिया है, इसकी अपने को क्या लिखनी है वॉल्यूम लिखनी है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो छोटा सा वॉल्यूम कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब सारे वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे, अगेन थोड़ा सा मैथ्स है, 3r/8 आपको फाइनली मिल जाएगा। अगर सॉलिड कोन की बात करें तो ये है आपका सॉलिड कोन, ठीक है। और ये सॉलिड कोन में यहाँ पे आपने एक छोटा सा कट किया एक y डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका विड्थ dy है, ऊपर h माइनस y है। अगेन सेम ही है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप खुद समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स और सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे खाली आपका आंसर h/4 आएगा, ठीक है। इसके बाद कैविटी प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स है। इसमें आप करते क्या हो, इसका आप डेंसिटी आप सिग्मा मान लो और इसका डेंसिटी आप माइनस सिग्मा मान लो और आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन दिया है 4a विड्थ है इसका, ये बीचों बीच है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऐसा समझो, डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, ये 2a है और ये 2a है और ये 0,0 है, और a डिस्टेंस का एक मैंने सर्कुलर कैविटी निकाल लिया। तो मैं इस पूरे को इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक ये एक ये। इसका मास क्या होगा सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर, सिग्मा इंटू एरिया, और इसका मास क्या होगा माइनस सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने m1 रखा, सेंटर ऑफ मास इसका ये होगा और इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा। मैंने m1 m2 रखा और बीच में देखो सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस a ही आएगा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो m1 से अगर मैं डिस्टेंस लूंगा सेंटर ऑफ मास का तो क्या होगा m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2, m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 अपने को पता है, यहाँ से उठा लिया, a एज इट इज रहेगा, m1 प्लस m2 ऐड किया, माइनस पाई बाय 16 माइनस पाई, माइनस पाई मतलब आपने जो अजम्पशन राइट का लिया था वो गलत है, वो लेफ्ट में आएगा पाई बाय 16 माइनस पाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगेन कैविटी प्रॉब्लम है, ये आप पॉजिटिव ले लो, ये आप नेगेटिव ले लो, ठीक है, इनटू क्या कर दो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगेन दोनों सेंटर ऑफ मास को आप रखो, बीच में जो है आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास ये तो आप इजीली समझ सकते हो, 3r/8 हमने अभी अभी निकाला है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 3r/8 मान लो, ये 3r/8 है और ये आपका इधर है, तो ये टोटल है r माइनस 3r/8, तो 5r/8 उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगेन m1 से निकालोगे तो m2 इंटू 5r/8 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको अगेन एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा VCOM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। फिर ACOM क्या आएगा m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3,
एंड सो ऑन। ठीक है, अब मान लो आपको दो दिया है 1 kg 1 kg 37 पे ऊपर 5 मीटर पर सेकंड पे, इधर 37 पे नीचे 10 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले कंपोनेंट निकालो, यहाँ 4 यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन mv1 v1x प्लस m2 v2x अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 into 4 प्लस 1 into 8 इज इक्वल अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 6 मीटर पर सेकंड। और इस आप साइन कन्वेंशन ले लो, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन सेम फॉर्मूला आएगा वाई डायरेक्शन के लिए, और आपको -1.5 आएगा, तो इधर 6 इधर -1, इधर 6 इधर -1.5, तो यहाँ पे वी नेट और थीटा, वी नेट क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, और tan थीटा हो जाएगा 1.5 अपॉन 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, मैन 1 and 2 मूव्स टू द सेंटर ऑफ बोट। मैन 1 और 2 सेंटर ऑफ बोट पे चल रहे हैं, मतलब ये 2 मीटर चलेगा और ये 2 मीटर चलेगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट। ठीक है, ये 50 किलो है, ये 60 किलो है, 4 मीटर का बोट है, 40 किलो। ठीक है, तो हमको पता है, क्योंकि डिस्प्ले अभी आप देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है DCOM जो है वो 0 है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो बोट ऑब्वियसली डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो जब ये 50 किलो वाला आगे, मान लो कि x सेंटीमीटर पीछे गया बोट, x सेंटीमीटर पीछे गया, तो वो 50 किलो की तरफ जा रहा है, तो 50 किलो को कम चलना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ से आया, m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि DCOM DRCOM इज 0। ठीक है, अब जो dr1 है आप डायरेक्टली 2 मत लिख देना, 2 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि x तो बोट आपकी तरफ खुद चल के आए, और यहाँ पे dr2 डायरेक्टली 2 मत लिख देना, -2 माइनस एक्स, क्योंकि इधर नेगेटिव लिया है। बेसिकली 2 प्लस एक्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको ज्यादा चलना पड़ा ना, बोट उससे दूर जा रहा था। और m3 d3 क्या है, बोट। ठीक है, ये बोट कितना चला वही अपने को ढूंढना है। हमने अज्यूम किया है कि लेफ्ट में चला है तो माइनस है, एट दी एंड माइनस 13 सेंटीमीटर आता है, मतलब बेसिकली बोट राइट में चला था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक बीड है 1 किलो का, जिसको मैंने 2 किलो के बॉक्स से अटैच कर दिया है 2 मीटर की रस्सी से, और इसको रिलीज किया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बीड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आप देखो पूरा FBD देखो, ऊपर नॉर्मल, नीचे 10, इधर 20, इधर टेंशन, एट एनी इंस्टेंट F net इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। ठीक है, तो ये जो बीड है ये इनिशियली ऐसा दिख रहा था, फिर थोड़े टाइम के बाद देखो बीड यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये आपका एंगल 37 डिग्री है और ये 2 मीटर है, तो ये जो होगा ये क्या 8/5 मीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना था 2 मीटर, 2 मीटर में से ये मान लो x चला, मान लो x चला, तो 2 माइनस एक्स माइनस 8.5 आपका ये वैल्यू आएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या आता है 2.5 माइनस एक्स। तो बेसिकली आपका जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्ट वो 2.2/5 माइनस एक्स चला है और आपका बीड x चला है, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हम लिखते हैं ना m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ये बहुत शुरू के स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो उसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको x क्या आ जाएगा 4/15 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको ये सच में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।